तारीख थी 29 सितंबर, साल था 2008 और समय रात के 9:35। महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए विस्फोट ने न केवल एक हिंसक घटना के रूप में भारतीय समाज को आहत किया, बल्कि एक ऐसा राजनीतिक वैचारिक विवाद भी खड़ा कर दिया जिसका उद्देश्य था आतंकवाद को भारत की एक विशेष सांस्कृतिक पहचान से जोड़ देना, जिसे भारत के बहुसंख्यक समाज की आस्था और जड़ पर हमला कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हिंदू आतंकवाद या भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का जन्म इसी घटना की आड़ लेकर हुआ, किंतु आज इस विस्फोट के 17 साल बाद या कहें करीब 1.5 दशक बाद, जब न्यायपालिका ने आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया, तब ये साफ हुआ कि ये मामला केवल आतंकवाद की जांच तक सीमित नहीं था, बल्कि घृणा और तुष्टीकरण की राजनीति के साथ वैश्विक स्तर पर गढ़े गए एक नैरेटिव का अब तक का सबसे बड़ा, सबसे घिनौना षड्यंत्र था। आज हम उसी षड्यंत्र की उन परतों को खोलेंगे जो सत्ता की भूख, वोट बैंक की राजनीति और राष्ट्र विरोधी नैरेटिव को पालने पोसने की कुत्सित मानसिकता से भरी पड़ी। ये केवल मालेगांव में हुई हमले की एक घटना भर नहीं है, ये सत्य और झूठ के बीच लड़े गए एक लंबे वैचारिक युद्ध की वो सच्चाई है जहां सिर्फ न्याय ही नहीं जीता, बल्कि सत्य का घोष उस झूठे शोर को पूरी तरह से कुचल चुका है। दरअसल सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ब्लास्ट हुआ था, विस्फोट हुआ था या नहीं। असली सवाल ये है कि उस धमाके की आड़ में तत्कालीन सत्ता और उसकी संरक्षण प्राप्त एजेंसियों ने किस विमर्श को जन्म दिया, किस बहस को पैदा करने की कोशिश की और आखिर क्यों। और आखिर क्यों बार बार भगवा को आतंक से जोड़ा गया, क्यों उसे हिंदू पहचान से जोड़ा गया, क्यों राष्ट्रनिष्ठ संगठनों को आतंक के समकक्ष खड़ा करने की कोशिश की गई, और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये कि क्यों तत्कालीन सरकार ने इस्लामिक आतंकवाद के असल मुद्दे से, उसके असल स्रोतों से ध्यान हटा के एक वैकल्पिक और सुविधाजनक दुश्मन गढ़ने का प्रयास किया। शुरुआती जांच में इस धमाके के तार जिस संगठन सिमी से जुड़े मिले, उसके एक सदस्य ने इस हमले की जिम्मेदारी भी स्वीकार की थी। महाराष्ट्र एटीएस ने सिमी के इन आतंकवादियों को गवाहों और सबूतों के आधार पर गिरफ्तार भी किया, लेकिन फिर अचानक पूरा घटनाक्रम एक नई दिशा में मोड़ दिया गया। कौन इशारे कर रहा था, कौन था इस सब के पीछे? क्योंकि इसके बाद एक नई चार्जशीट दाखिल होती है जिसमें एक साध्वी और देश के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले एक सैन्य अधिकारी को इस केस का मुख्य आरोपी बताया जाने लगता है। चार्जशीट सौंपते ही पूरे घटनाक्रम को एक नई दिशा में मोड़ दिया जाता है और ठीक उसी मोड़ पर 25 अगस्त 2010 को तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने सैफरन टेरर का जुमला उछाल दिया। Uncovered phenomenon of saffron terrorism that has been implicated in many bomb blasts of the... और ये केवल जुमला उछालने की बात नहीं थी, एक सुनियोजित वैचारिक षड्यंत्र, एक अलग तरह का धमाका उस समय तत्कालीन गृह मंत्री की ओर से हुआ। सैफरन टेरर यानी भगवा आतंकवाद, ये शब्द मालेगांव की राख से नहीं बल्कि उस दौर की तुष्टीकरणकारी राजनीति की प्रयोगशाला से निकले थे। आज जब न्यायपालिका ने पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है, तब ये निर्विवाद रूप से साफ हो चुका है कि मामला केवल आतंकवाद की जांच तक सीमित नहीं था, बल्कि घृणित राजनीति और वैश्विक स्तर पर एक गढ़े गए कथानक का व्यापक षड्यंत्र था। अब ये पूरी तरह स्पष्ट है कि ये राजनीतिक स्वार्थ के चलते आतंकवाद के राजनीतिकरण का मामला है। मालेगांव केस को शुरुआत से ही राजनीतिक चश्मे से देखा गया, घटना की विवेचना जांच के लिए नहीं। उस दौर में भारत सरकार और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जैसे पी चिदम्बरम, सुशील शिंदे और दिग्विजय सिंह, सभी ने संघी आतंकवाद और भगवा आतंकवाद जैसे शब्द इस्तेमाल करके एक दूषित राजनीतिक विमर्श खड़ा किया। सवाल उठा कि क्या ये राजनीति का बैलेंसिंग एक्ट था? और ये बात इसलिए कहनी आवश्यक है क्योंकि 2004 के बाद भारत में एक के बाद एक दर्जनों इस्लामी आतंकवाद की घटनाएं हुई थी। ऐसी घटनाएं जिनकी जिम्मेदारी आगे चलकर खुद इंडियन मुजाहिदीन ने, फौजी ने, ऐसे कई अलग अलग
आतंकी संगठनों ने ली थी जो इस्लामी आस्था से जुड़े थे। दिल्ली, मुंबई, अजमेर, हैदराबाद, जयपुर, हर जगह धमाके हो रहे थे। इन सभी आतंकवादी हमलों की जिम्मेदारी इस्लामिक आतंकवादी संगठन खुले तौर पर ले रहे थे। जांच एजेंसियों से लेकर आम भारतीय तक जानते थे कि ये पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमले हैं, जिन्होंने भारत में एक तरह से अघोषित युद्ध ही छेड़ दिया है। वैश्विक स्तर पर तब भारत में इस्लामी आतंक के चर्चे हो रहे थे। इन हमलों को अंजाम दे रहे थे भारत के अंदर ही रह रहे इस्लामिक आतंकवादियों के स्लीपर सेल। ये ऐसी घटनाएं थीं जिनसे भारत में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली राजनीतिक पार्टियां चिंता में आ गईं। उनके अलंबरदार पशुपेश में पड़ गए। ऐसे में उन्हें लगा कि इस्लामिक आतंकवाद के सामने हिंदू आतंकवाद भले ही झूठा हो, परंतु हिंदू आतंकवाद का हौवा खड़ा कर देना एक अच्छा पैंतरा हो सकता है। एक ऐसा विमर्श जो उनकी राजनीति के लिए सुविधाजनक राजनीतिक औजार साबित हो सकता है। ये भी याद दिलाते चलें कि इसी दौर में सुरक्षा एजेंसियों, विशेषकर महाराष्ट्र एटीएस और एनआईए पर राजनीतिक दबाव के भी आरोप लगे। पूर्व एनआईए अधिकारी आरवीएस मणि ने खुलकर कहा था कि उन पर हिंदू आतंकवाद की पुष्टि करने का दबाव था। सुरक्षा विशेषज्ञ ब्रह्म चेलानी के ट्वीट्स अगर आप देखेंगे, उनका मत अगर देखेंगे, तो उन्होंने उस समय कहा कि भारत में हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव इस्लामी आतंकवाद की वैश्विक आलोचना के विरुद्ध एक रणनीतिक ढाल था। यानी जांच के नाम पर राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों का राजनीतिकरण हुआ, जो लोकतांत्रिक भारत के लिए बहुत चिंताजनक था। भारतीय न्यायपालिका ने अंततः तथ्यों के आधार पर इस राजनीतिक षड्यंत्र को उजागर किया। जांच एजेंसियों ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जिस कथित मोटरसाइकिल के प्रयोग की बात की कि उसका धमाकों में इस्तेमाल किया गया था, न्यायालय को इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। वहीं लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित के मामले में सेना के दस्तावेजों से ये बात साफ हो गई कि वो पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी नेटवर्क में सेना के डीप कवर एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। बहुत संवेदनशील जगह पर वो थे, मगर इसके बावजूद उन्हें करीब 1 दशक तक जेल में रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2017 में माना था कि इस मामले में राजनीतिक प्रभाव की आशंका साफ साफ दिखाई पड़ती है। ये भारत के संवैधानिक सिद्धांतों, विशेषकर अनुच्छेद 21 जो जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है, ये उसके उल्लंघन का साफ साफ उदाहरण था। आज अदालतों का ये फैसला केवल आरोपी व्यक्तियों के लिए न्याय और सत्य की विजय नहीं था, बल्कि एक विद्वेषी सत्ता द्वारा विरोधी विचारधारा के दमन पर नकेल भी था। इस निर्णय से अंतर्राष्ट्रीय हिंदुत्व विरोधी षड्यंत्र और उसकी विफलता के दोनों पन्ने एक साथ सबके सामने खुले हैं। मालेगांव विस्फोट के साथ ही वैश्विक स्तर पर हिंदू टेरर जैसे शब्दों का प्रसार जो पश्चिमी मीडिया संस्थानों ने, न्यूयॉर्क टाइम्स ने, बीबीसी और अमेरिकी थिंक टैंक जैसे रैंड कॉरपोरेशन और फ्रीडम हाउस ने किया, ये सब भी तस्वीरें लोगों के जहन में फिर से ताज़ा हो गई हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय नैरेटिव का उद्देश्य था हिंदू नेशनलिज्म को चरमपंथ की श्रेणी में स्थापित करना। इस दौरान हिंदू संगठनों को बार बार राइट विंग मिलिटेंट नेटवर्क के रूप में पेश किया गया। सवाल ये भी है कि ये संस्थान अब अदालत द्वारा आरोपियों को बरी करने के बाद भी क्या अपने निष्कर्षों को दोबारा देखेंगे? उन्होंने किया क्या है? क्या इससे उनकी साख को धक्का नहीं लगेगा? क्या ये उनकी पत्रकारिता पर सवाल नहीं है? क्या वो आत्मनिरीक्षण करेंगे? और यदि इनका उद्देश्य राजनीतिक एजेंडे का पोषण था, तो इनकी साख का और गिरना तय है। भारतीय न्यायपालिका द्वारा सुनाए गए निर्णय ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह साबित कर दिया कि हिंदू टेररिज्म की पूरी जो थ्योरी थी, जो पूरी अवधारणा थी, वो फर्जी साक्ष्यों, जबरन स्वीकारोक्तियों और पूर्वाग्रहों पर आधारित थी। ये एक वैचारिक युद्ध था जो सच्चाई और न्याय के सामने टिक नहीं पाया। यह प्रकरण वैचारिक संघर्ष में सत्य की विजय का है। आज जब मालेगांव केस में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित और अन्य आरोपी सम्मानपूर्वक बरी किए जा चुके हैं, तब ये साफ है कि ये मामला सिर्फ एक आतंकवादी हमला नहीं था, बल्कि ये आतंकवाद के राजनीतिकरण, घृणा की राजनीति, न्याय प्रणाली के दुरुपयोग, हिंदुत्व को लांछित करने के षड्यंत्र और एक व्यापक राजनीतिक चाल का हिस्सा था, जिस युद्ध की पराजय हुई है, जिस नैरेटिव की हार हुई है।
ये मामला दिखाता है कि राजनीतिक हित, वैचारिक आग्रह और अंतर्राष्ट्रीय पूर्वाग्रह कभी भी सत्य और संवैधानिक न्याय के सामने नहीं टिक सकते। मालेगांव विस्फोट के आरोपियों का बरी होना केवल न्यायिक विवेकशीलता का प्रमाण नहीं है, बल्कि वैश्विक हिंदुत्व विरोधी शक्तियों को भारत की न्याय व्यवस्था की ओर से दिया गया साफ साफ उत्तर भी है। लेकिन अपने दर्शकों को साथ ही ये भी बताते चलें कि ये प्रकरण भारत के लिए एक चेतावनी भी है। चेतावनी ये है कि कैसे देश के भीतर राजनीतिक लाभ के लिए आतंकवाद का राजनीतिकरण किया जा सकता है, कैसे इससे वैश्विक स्तर पर देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, कैसे हिंदुओं को कटघरे में खड़े करने की चालें चलने वाले लोग देश के भीतर ही बैठे हैं। लेकिन साथ साथ ही ये न्याय की विजय का भी प्रतीक है, जिसने अंततः सिद्ध किया कि सच्चाई के विरुद्ध गढ़े गए फर्जी नैरेटिव न्याय के हथौड़े की चोट पड़ते ही बिखर जाते हैं। आज परख में इतना ही। सामयिक मुद्दों की गहरी पड़ताल के लिए, तथ्यों को जानने के लिए देखते रहिए परख, जुड़े रहिए पांचजन्य से।